Hi, I'm Dr. Shilpi Sharma. I'm head of Department of Surgical Oncology and Head neck Oncosurgery at RV Hospital, Gurugram. 27th July is observed as a World Head Neck Cancer Day, and last week of July is celebrated as Head Neck Cancer Week. So today we will discuss about oral cancer, which is an important type of head neck cancer. ओरल कैंसर और माउथ कैंसर ये हमारी कंट्री में बहुत ही कॉमन कैंसर है. इनफैक्ट इट इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडियन मेल्स एंड ऑल्सो वेरी कॉमन इन फीमेल्स. माउथ कैंसर या ओरल कैंसर बेसिकली एक कैटेगरी है जिसमें लिप के कैंसर, टंग के कैंसर, फ्लोर ऑफ माउथ, जबड़े के कैंसर, गाल के कैंसर या तालू के कैंसर आते हैं. इसका जो मेन कॉज है वो है टोबैको का कंजम्पशन. अब टोबैको दो तरह से कंज्यूम किया जा सकता है, या तो इसको च्यू करके या चबा के खाया जाता है, जैसे च्यूड फॉर्म में या गुटखा, पान मसाला, पान के फॉर्म में, या इसको स्मोक किया जा सकता है हुक्का, बीड़ी या सिगरेट के फॉर्म में. दोनों ही फॉर्म्स हानिकारक हैं और ओरल कैंसर कर सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर ओरल कैंसर उन लोगों में होता है जो तंबाकू को च्यू करके कंज्यूम करते हैं. तंबाकू के अलावा अल्कोहल कंजम्पशन इज़ सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज. जो लोग तंबाकू नहीं खाते हैं लेकिन सिर्फ अल्कोहल करते हैं, उसमें भी अल्कोहल से कैंसर हो सकता है. कॉमनली फ्लोर ऑफ माउथ का कैंसर ऐसे सिचुएशन में देखने में आता है. इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर तंबाकू को और अल्कोहल को साथ में कंज्यूम किया जाए तो इसका जो हानिकारक इफ़ेक्ट है वो कई गुना बढ़ जाता है. बिसाइड्स दैट जो लोग टोबैको भी नहीं खाते या जिनको उन्होंने अल्कोहल भी कभी नहीं पी, उनको भी ओरल कैंसर हो सकता है. मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी सिचुएशन में शार्प टूथ जो है वो कॉजेटिव एजेंट होता है. अगर कोई शार्प टूथ है जो कांस्टेंट कोई छाला कर रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और उसका टाइम पे ट्रीटमेंट होना चाहिए, बिकॉज़ देखा गया है कि ऐसी सूरत में ओरल कैंसर हो सकता है. अब हम आते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में. जो ज़्यादातर पेशेंट्स होते हैं ओरल कैंसर के, वो मुंह में छाले के साथ प्रेजेंट करते हैं. कोई भी नॉन हीलिंग अल्सर है जो 2-3 हफ्ते के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो वो ओरल कैंसर का एक लक्षण हो सकता है. बिसाइड्स मुंह के अंदर एनी रफ़ एरिया, स्पेशली जो अगर छूने पे ब्लीड करता हो, वो भी सस्पिशियस होता है. प्लस अगर कोई दांत है जो अचानक गिर रहा है या कोई दांत हिल रहा है, हो सकता है कि इसकी वजह जॉ का कैंसर हो, तो ये भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और तुरंत ही डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए. कभी कभी ओरल कैंसर खाने की तकलीफ़ के साथ में प्रेजेंट करता है. आवाज़ चेंज हो सकती है, या गले में लिम्फ ग्लैंड्स की स्वेलिंग के साथ में भी ओरल कैंसर प्रेजेंट करता है. जो लोग तंबाकू खाते हैं और उनमें देखा गया है कि कई बार एक वाइट पैच या रेड पैच हो जाता है, जिसको हम ल्यूकोप्लेकिया, एरिथ्रोप्लेकिया कहते हैं. वो आगे जाके कन्वर्ट हो सकता है कैंसर में, इसलिए उसको भी इग्नोर कभी नहीं करना चाहिए. अब हम आते हैं साइन एंड सिम्टम्स के बाद हम आते हैं कि इसको डायग्नोस कैसे किया जाए. कोई भी पेशेंट अगर हमारे पास इन सस्पिशियस लक्षणों के साथ में आता है, तो हम सबसे पहले उसको प्रूव करने के लिए एक बायोप्सी करते हैं. बायोप्सी एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है जिसमें एक छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है और उसको हम जांच के लिए पैथोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं. अगर उसमें कैंसर आता है, फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होता है कि ये देखना कि कैंसर कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है. इसके लिए हम इमेजिंग का सहारा लेते हैं. इमेजिंग कई तरह की हो सकती है, जैसे सीटी स्कैन के फॉर्म में, एमआरआई या पेट सीटी में. डिपेंड करता है किस तरह का कैंसर है, किन लक्षणों के साथ प्रेजेंट कर रहा है, और हम अकॉर्डिंगली इमेजिंग चूज़ करते हैं. जैसे अगर टंग का कैंसर है तो उसमें एमआरआई सूटेबल होता है. अगर जॉ का कैंसर है तो सीटी स्कैन बेटर रहता है. लेकिन अगर मल्टीपल लिम्फ ग्लैंड्स हैं तो पेट सीटी जो है वो बेहतर मोडालिटी है, ये रूल आउट करने के लिए कि बॉडी में कहीं किसी और हिस्से में तो कैंसर नहीं फैला है. इसके बाद हम लोग स्टेज बनाते हैं. तो मेनली कैंसर की 4 स्टेजेस होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4. स्टेज 1 एंड स्टेज 2 को हम अर्ली कैंसर बोलते हैं, और 3 एंड 4 जो है वो एडवांस कैंसर की कैटेगरी में आता है. वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इससे हमें प्रोग्नोसिस पता चलता है, यानी कि कितने प्रतिशत चांसेस हैं कि मरीज़ को ट्रीटमेंट देने के बाद वो ठीक हो पाएगा.
एंड इट ऑल्सो हेल्प्स कि किस टाइप की हम ट्रीटमेंट मोडालिटी करते हैं। जैसे अर्ली स्टेज कैंसर में सिंगल मोडालिटी ट्रीटमेंट यूज़ होता है और एडवांस स्टेज यानी 3 और 4 में हम कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ यूज़ करते हैं। अब कोई भी कैंसर हो, चाहे वो स्टेज अर्ली स्टेज हो या एडवांस स्टेज हो, जो ट्रीटमेंट है वो बेहतर होता है अगर हम मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट ट्यूमर बोर्ड के थ्रू सुनिश्चित करें। इसमें क्या होता है, इसमें सर्जन, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, पेट सीटी वाले डॉक्टर और जिनको न्यूक्लियर फिजिशियन कहते हैं, एंड प्लस रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट सब साथ में बैठ के पेशेंट का ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं और मोडालिटी चूज़ करते हैं। देखा गया है कि इसमें कैंसर के आउटकम्स बेहतर रहते हैं। अब अर्ली स्टेज में यूजली हम सिंगल मोडालिटी यूज़ करते हैं और फॉर ओरल कैंसर को अगर हम देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सर्जरी इज़ द मेन मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट। अगर कैंसर छोटा होता है सर्जरी भी छोटी होती है, अगर कैंसर बड़ा होता है तो सर्जरी बड़ी होती है, उससे बनने वाला डिफेक्ट बड़ा होता है और ऐसे केसेस में हमको प्लास्टिक सर्जरी की हेल्प लेनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जॉ का कैंसर है और हड्डी गल गई है कैंसर से, हमको वो जॉ निकालना पड़ता है और ऐसे केसेस में हम या तो सॉफ्ट टिश्यू रिकन्स्ट्रक्शन कर सकते हैं या नीचे से पैर की हड्डी निकाल के वहाँ पे नई हड्डी भी बना सकते हैं। इसके बाद अगर हमारी जब हम ये ट्यूमर निकाल के जांच के लिए भेजते हैं और फिर हम देखते हैं कि अगर ये स्टेज 3 या स्टेज 4 ट्यूमर होता है तो हमें सर्जरी के बाद रेडिएशन थेरेपी भी ऐड करनी पड़ती है और कुछ केसेस में इवन कीमोथेरेपी भी ऐड करनी पड़ती है, जिससे हमारे कैंसर के आउटकम जो हैं वो मैक्सिमम फेवरेबल हों। जब एक बार ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाता है सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी प्लस माइनस कीमोथेरेपी के बाद, तो हम पेशेंट को अपने फॉलोअप में रखते हैं हर 3 महीने पे, बिकॉज़ पहला जो दूसरा साल होता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, तो हम जल्दी फॉलोअप करते हैं। तो इनिशियली हम फर्स्ट 3 मंथ्स में देखते हैं, फिर धीरे धीरे करके हम फॉलोअप का इंटरवल बढ़ा देते हैं। जब 2 साल हो जाते हैं तो यूजुअली हम 6 मंथ्स पे देखते हैं, जब पूरे 5 इयर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो हम साल में एक बार देखते हैं। कभी कभी कैंसर एकदम आखिरी स्टेज में आता है और उसमें जो है कैंसर को क्योर कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। ऐसे केसेस में हम कीमोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी का सहायता लेते हैं और कैंसर को कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं। तो आज मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि कैंसर इज़ डेफिनेटली क्योरेबल। कैंसर वर्ड से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर अर्ली स्टेजेस में पता चल जाता है तो जो क्योर के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। एडवांस स्टेजेस में भी पॉसिबल है कि क्योर किया जा सके, लेकिन चांसेस थोड़े से कम होते हैं। और लेकिन वेरी एडवांस केसेस में भी कैंसर का ट्रीटमेंट अवेलेबल है और पहले के कंपैरिजन में कैंसर की जो सर्जिकल टेक्निक है या रेडिएशन थेरेपी की मशीन्स हैं या कीमोथेरेपी के मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें काफ़ी सुधार आया है। और पहले जैसे माना जाता था कि कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत टॉक्सिक होता है, ऐसा अब नहीं है। एंड हाउएवर ऑल सेड एंड डन, प्रिवेंशन इज़ बेस्ट फॉर्म ऑफ क्योर। सो जितने भी कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस हैं उनसे प्लीज़ दूर रहिए। अगर आपने टोबैको कभी नहीं खाया है तो वेरी गुड, कभी आगे स्टार्ट मत कीजिए। अगर आपने टोबैको अल्कोहल लेते हैं तो प्लीज़ उसे आज ही छोड़ दीजिए। थैंक यू।